हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉ बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, अगर आप लॉ के एस्पिरेंट हो या आप किसी पर्टिकुलर लॉ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके रिलेटेड बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है। वो होता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन। बिकॉज ये सेक्शन एक तरीके से बिल्कुल न्यू सेक्शन होता है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड होता नहीं है, तो बच्चों को ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है। सो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ लीगल रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और खासकर वो क्वेश्चंस जो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक प्रिंसिपल दिया होता है जिसको आपको बिल्कुल ट्रूथ मानना है। उस प्रिंसिपल के बाहर आपको नहीं जाना, आपको अपनी कोई पर्सनल नॉलेज नहीं लगानी, आपको जितना प्रिंसिपल दिया है उसी के ऊपर बस लॉजिकली सोच के उस फैक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ये आप कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिंसिपल को फैक्ट के ऊपर कैसे लगाना है, एंड ये करने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब समझने की कोशिश करते हैं कि यार हम लीगल रीजनिंग को कैसे मास्टर कर सकते हैं अगर हम DULLB, BHULLB, AILET के एग्जाम के लिए, ALET के या MHCT के एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला फ्रेंड्स, हमारे पास प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हमें प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, या तो वो करे और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या वो बिल्कुल ना करे एनीथिंग, कुछ भी, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक्सेप्टेंस सामने वाले की, ऑफ दैट पर्सन टू सच एन एक्ट और एक्सिस्टेंस, he is said to have made a proposal। यानी कि ये पढ़ के हमें क्या समझ आया कि ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट के किस प्रिंसिपल से, प्रपोजल से ये रिलेटेड है कि कब माना जाएगा कि एक पर्सन ने प्रपोजल मेक किया है। तो प्रिंसिपल में इसने आपको ये बता दिया कि प्रपोजल कब माना जाएगा, जब वो प्रूव कर दे या जब वो सिग्निफाई कर दे, पार्डन प्रूव विलिंगनेस टू डू एंड या फिर एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग। इन दो सिचुएशन में उसको प्रपोजल माना जाएगा। अब हमें प्रिंसिपल समझ आ गया, अब हमें फैक्ट समझना है। रामचंद्रा टेलीग्राफ्ड श्याम सुंदर राइटिंग, विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार, टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस। तो श्याम सुंदर ऑल्सो रिप्लाइज बाय टेलीग्राम, ठीक है, लोएस्ट प्राइस ऑफ माई कार इज ₹20 लाख, ठीक है। सो रामानुजन immediately sent his consent through a telegram stating, I agree to buy this car for 20 lakh asked by you। श्याम सुंदर फिर रेफ्यूज कर देता है कार सेल करने के लिए। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हमें ये जब पता करना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि यार जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली प्रपोजल, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और दूसरी एक्सेप्टेंस। अगर ये दोनों चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि रामचंद्रा ने लिख के क्या बोला था। रामचंद्रा ने बोला था कि क्या तुम मुझे सेल करोगे रोल्स रॉयस कार अपनी, अगर करोगे तो टेल मी द लोएस्ट प्राइस। और श्याम सुंदर ने क्या रिप्लाई किया, श्याम सुंदर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी का प्राइस बताया। श्याम सुंदर ने इस क्वेश्चन का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, विल यू सेल मी। तो यानी कि जो प्रपोजल इसने बोला था, इसने मेक किया था, उसका सिर्फ पार्शियल एक तरीके से उसको रिप्लाई मिला, वो था सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस का। अब आपको ये लग रहा होगा सर अगर वो लोएस्ट कैश प्राइस बता रहा होगा तो एक्चुअली बेचना ही तो चाह रहा होगा। नहीं, हम इसके अंदर वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। सिंस उसने सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने अपना कंसेंट दे दिया है कि वो उसको बेचना चाह रहा है। बिकॉज विल यू सेल मी का श्याम सुंदर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अगर हम एक एक करके ऑप्शन देखें, ही कैन नॉट रिफ्यूज टू सेल द कार बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन मेड। अगर यहाँ पे श्याम सुंदर बोल देता यस आई एम विलिंग टू सेल योर कार फॉर 20 लाख रुपीज, और उसके बाद ये उसको रिप्लाई करता, तो ये वैलिड होता। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
he can refuse to sell the car because it was only an invitation to offer and not the real offer. अब ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक बार थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखते हैं. It was not a valid offer because willingness to enter into a contract was absent. And last है none of these. अगर हम सेकंड में देखें तो फ्रेंड्स, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है. तो हमें ये पता लग रहा है कि यार ये इन्विटेशन टू ऑफर तो नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे विलिंगनेस जो थी उसकी एंटर करने की कॉन्ट्रैक्ट में वो एब्सेंट थी. वो यही तो बोलना चाह रहा है कि यार मेरे कैश में जो गाड़ी का प्राइस है वो ये है, लेकिन मैंने अपनी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं दिखाई कि मैं आपको बेचना चाह रहा हूं. अगर हम इस क्वेश्चन में इसके अंदर हमने वर्ड्स इसको ये इंटरप्रेट कर लिया कि इसने कैश प्राइस बताया तो इसका मतलब यही होगा कि ये बेचना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर आप ए कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास क्रिमिनल लॉ से है, यानी कि आईपीसी से है. अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज. यानी कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की तो कोई भी आप हार्म कॉज करो उसको एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा. और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन. ठीक है, इंटेंडेड नोन यानी कि नॉलेज की बात आ गई है. बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ एंड हैज गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड. यानी कि एक्चुअली में बोला हो या उसके कॉन्डक्ट से वो कंसेंट मिला हो टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, उसको कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा. अब इसके ऊपर आपके ऊपर दो क्वेश्चंस हैं एंड दोनों क्वेश्चंस एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है लेकिन काफी रिलेटेड भी हैं. कैसे? सबसे पहले, अ फेक डॉक्टर operated on a man for internal piles by cutting them out with an kitchen ordinary knife. The man died of hemorrhage. तो आपको ये बताना है कि क्या ये मर्डर होगा या ये कल्पेबल होमिसाइड होगा या डॉक्टर की कोई गलती नहीं है या नन ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बोल दे कि डॉक्टर इज नॉट गिल्टी. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने ऑर्डिनरी किचन नाइफ से पाइल्स काटने की कोशिश करी और ऊपर से वो फेक भी था. तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि डॉक्टर गिल्टी है या नहीं है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा. तो फ्रेंड्स सिंस अब यहाँ पे उसने बिल्कुल इसको गलत तरीके से करने की कोशिश करी है और डेथ भी हुई है, तो यानी कि आइदर या तो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा. लेकिन अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे इस पर्सन का जो विक्टिम था उसका कोई कॉन्सेंट था या नहीं था. अगर कॉन्सेंट नहीं था तो ये मर्डर होगा और अगर कॉन्सेंट था तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन भी है मर्डर की कि अगर कॉन्सेंट होगा तो उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई उसको पता था कि ये ऑर्डिनरी किचन नाइफ से ये कर रहा है. ठीक है, ऑर्डिनरी किचन नाइफ से ये कर रहा है और बिना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के ये हुआ है, तो ये मर्डर तो नहीं होगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. क्योंकि डॉक्टर भी गुड फेथ में शायद ये करने की कोशिश करता था लेकिन वो फेक था, और कर भी उसने गलत तरीके से रहा है. ये डेथ भी श्योरली हुई है लेकिन इसको मर्डर नहीं माना जाएगा, इसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं से हम इसका कॉन्सेंट इन्फर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है. डॉक्टर मॉरिटाइमर परफॉर्म्ड अ किडनी ऑपरेशन अपॉन जेम्स फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स. जेम्स वाज ऑलरेडी अफेक्टेड बाय HIV. Dr. Moritirem had warned James of all the possible risk. James, out of his own volition, decided to undertake the risk and signed the bond certifying the same. James died of hemorrhage as a result of the operation. क्या यहाँ पे डॉक्टर की कोई गलती है? क्या यहाँ डॉक्टर ने कोई केयरलेसनेस दिखाई? यहाँ पे वो फेक भी नहीं था, यहाँ पे जेम्स को उसने वॉर्न भी किया, यहाँ पे वो गुड फेथ में भी काम कर रहा था और यहाँ उसने ड्यू डिलीजेंस भी दिखाई है. अब यहाँ पे जेम्स मरा है तो डॉक्टर की ना तो कोई इंटेंशन थी, ना डॉक्टर ने ऐसी कोई जबरदस्ती नॉलेज दिखाई कि हाँ इसको तो मैं मार के रहूंगा या मैं कोई ऐसा इसके साथ काम करूंगा जिससे मर जाएगा. डॉक्टर ने पूरी ड्यू डिलीजेंस दिखाई और डॉक्टर का पूरा पर्पस ये था कि ये जो जेम्स है वो बच जाए, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के अंदर वो नहीं बच पाया. तो यहाँ पे डॉक्टर की कोई गलती नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है. इसको पढ़ के देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है.
Only parliament or state legislature have the authority to enact laws on their own. No law made by the state यहाँ पे parliament को भी रेफर कर रहा है और state legislature को भी रेफर कर रहा है, can take away person's fundamental right. क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा, वैसे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन करने के लिए नहीं चाहिए होता, कि आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया है विच इज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई भी अमेंडमेंट आपने करी है तो उसको वॉइड माना जाएगा. तो उसी तरह इसके फैक्ट्स क्या है? पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेडर्स. A group of lawyers files a writ petition challenging the constitutional validity of the statute and seeking to quash the statute and further direct parliament to enact the law. तो आपको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. तो अब ये सब कोर्ट में गए हैं और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी है, तो क्या ये कर सकते हैं? श्योरली कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में या उनसे इनकंसिस्टेंट है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 में किया जा सकता है एंड जो हाई कोर्ट है उसमें आर्टिकल 226 और 227 के अंदर किया जा सकता है. तो अगर हम सबसे पहले देखें, नो रिट वुड लाई अगेंस्ट पार्लियामेंट एज द कोर्ट हैज नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनैक्ट और री इनैक्ट लॉ. अब हमें पार्लियामेंट के अगेंस्ट तो रिट ऐसे नहीं है कि हम पार्लियामेंट के अगेंस्ट रिट नहीं लग सकती, कि कोई सी कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये एक्चुअली इसका आंसर नहीं हो सकता. The court can quash the existing law if it violates the fundamental rights. वो कोर्ट की पावर है and can direct the parliament to make a new law. क्या ये कोर्ट की पावर है? It is questionable. अभी आगे बढ़ते हैं. The court can quash the existing law if it violates the fundamental right but cannot direct the parliament to make a new law. अब फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कोर्ट एंड पार्लियामेंट की पावर के अंदर क्या डिफरेंस है. अगर मैं लॉ से रिलेटेड बात करूं तो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो मेक करने की है लॉ को. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, की एक्चुअली बनाने का काम पार्लियामेंट का है एंड कोर्ट का काम है टू टेल द लॉ कि एक्चुअली लॉ क्या है. कोर्ट मेक नहीं कर सकता पार्लियामेंट लॉ, ना तो कोर्ट बना सकता एंड ना कोर्ट्स के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट को डायरेक्ट करे कि वो ऐसा कानून बनाए. पार्लियामेंट को सिर्फ वो ये बोल सकता है कि आप कानून बनाओ, लेकिन कैसा कानून बनाना है, कौन सा कानून बनाना है, ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की अपनी विजडम होती है कि वो क्या कानून बनाना चाहते हैं. तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि कोर्ट क्वॉश तो कर सकता है लॉ को कि अगर वो वायलेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, बट पार्लियामेंट को ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो नया लॉ बनाए. वो पार्लियामेंट की अपनी खुद की मर्जी है कि पार्लियामेंट वो लॉ बनाना चाहती है या नहीं चाहती है. लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर कि प्रिंसिपल है. अब हमारे पास ये टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. अ प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस if he breaches a legal duty of care he owns towards the plaintiff and the plaintiff suffered the damage resulting from the same. यानी कि ये नेग्लिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर सामने वाले के अगेंस्ट आपको लीगल ड्यूटी थी केयर रखने की और वो आपने ब्रीच करी है जिसकी वजह से उसको कोई डैमेज हो गया है, तो वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है. तो फैक्ट्स है, Nitin started to drive his Tata Nano in the highway after gulping down 2 bottles of whiskey. Isaac was driving his Reva NXR with the headlights turned off. They collided, resulting in an injury on Isaac's head. Nitin, who was highly intoxicated, had only a narrow chance to avoid the collision, but because of the high levels of alcohol in his blood, he was unable to do so. आइजैक ने उसको नेग्लिजेंस के लिए स्यू किया. विल ही सक्सीड? तो क्या नितिन क्या आइजैक जीत जाएगा नितिन के अगेंस्ट? तो सबसे पहले देखते हैं. यस, बिकॉज नितिन शुड बी टॉट अ लेसन. तो फ्रेंड्स ये तो रीजनिंग नहीं हो सकती बिकॉज ये बहुत ज्यादा वेग एंड ओपिनियनेटेड लग रहा है. सेकेंड में कह रहे हैं यस, बिकॉज नितिन ब्रीच द ड्यूटी टू टेक केयर ही ओज टू द अदर पीपल कॉम्यूटिंग ऑन द हाईवे, विच इज करेक्ट, क्योंकि नेग्लिजेंस मानी जाएगी ये, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि भाई सामने वाला का भी ध्यान रखना है अपनी गाड़ी चलाते हुए. सी में कह रहे हैं नो, बिकॉज आइजैक प्रोवाइडेड नितिन विद ओनली अ नैरो विंडो ऑफ टाइम टू अवॉइड द कोल्यूजन. लेकिन फिर भी अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता
तब भी ये नैरो विंडो के अंदर तो वो बच सकता ही था ना, चांसेस तो थे। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ये नैरो विंडो में भी नहीं कुछ कर पाया। एंड डी में कह रहा है नो बिकॉज दे हैड नो बिजनेस ड्राइविंग ऑन द हाईवे लेट इनटू नाइट। ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड आंसर है, ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिकॉज उसकी एक रीजनेबल ड्यूटी थी सामने वाले का ध्यान रखने की अपनी गाड़ी चलाते हुए, जो वो नहीं रख पाया, जिसकी वजह से वो नेग्लिजेंस हुई। एंड नेग्लिजेंस की वजह से डैमेज हुए एक एक करके अगर हम देखें, एंड डैमेजेस की वजह से वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है। तो सारी ही चीजों में ऑप्शन बी फिट हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर यार, जिसके अंदर मैंने आपको यार मैंने आपको ये सिखाया कि एक्चुअली लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो प्लीज ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि लॉ एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर्स और बाकी सब लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो ऐसी वीडियोज मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।